नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, इस देश की राजनीति अब एक ऐसे दिलचस्प मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है जहां विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी करार दे रहे हैं। जी हां, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार देश की गद्दी संभाल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदुओं का बड़ा नेता, हिंदू हृदय सम्राट साबित करने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बार-बार लगातार ये साबित करने की कोशिश करते नजर आते हैं कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी है। और प्रयागराज की धरती पर जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था, वो योगी आदित्यनाथ के लिए एक टेस्ट केस की तरह था। यानी योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ का सफलतापूर्वक संचालन करके अपने आप को वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन महाकुंभ में मची भगदड़, और भगदड़ के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इस भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर छुपाने तक के आरोप लग रहे हैं, उसने इस देश की राजनीति का सारा समीकरण बदल कर रख दिया है। अब हालत ये हो गई है कि देश की विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। महाकुंभ में भगदड़ के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि कितनी जगह पर भगदड़ हुई, और इन भगदड़ में मरने वाले लोगों के, मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाते लगाते अब योगी आदित्यनाथ की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि पर चोट पहुंचाई जा रही है। हालांकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि महाकुंभ की भगदड़ ने, भले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जो कुछ करे, जिस तरह से छिपाने के आरोप उस पर लग रहे हैं, अगर ये सच है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है, कई मीडिया समूह ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने तो 30 का आंकड़ा दिया, लेकिन वास्तव में महाकुंभ में कितनी जगह पर भगदड़ मची थी, और इन भगदड़ में मरने वालों की संख्या 30 है, 49 है, 61 है या 100? जी हाँ, ये सवाल उठकर आ रहे हैं कि महाकुंभ की भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या 30 है, 49 है, 61 है या 100 है। और इससे भी बड़ा हालात अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की विधानसभा में जरूर बचते हुए नजर आए, लेकिन देश की संसद में अब योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं। जी हाँ, उसी संसद में जिस संसद के वो सदस्य हुआ करते थे, लोकसभा के सदस्य, सांसद हुआ करते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। विपक्षी राजनीतिक दलों ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया है, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही उनका सहारा है। जी हां, वही अमित शाह जिनके साथ उनके रिश्ते जग जाहिर है। और अगर अमित शाह ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, यानी योगी आदित्यनाथ का बचाव संसद के पटल पर नहीं किया, सदन के पटल पर नहीं किया, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ेगा। और क्या है ये वाकया, क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है संसद में जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और क्यों योगी आदित्यनाथ को अब अपने बचाव के लिए अमित शाह की जरूरत पड़ रही है, और क्यों अगर अमित शाह नहीं माने तो नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम कल जो सदन में हुआ, कल जो लोकसभा में हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट भाषण पेश करना था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसे ही सदन में आए, निर्मला सीतारमण का नाम बुलाया गया, और उसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आप खुद देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कल सदन में किस तरह से हंगामा हुआ। नहीं, माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। Agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit.
सुना आपने, ये दिन बजट का था। कल का दिन बजट पेश करने का दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बजट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जो सरकार महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा तक नहीं जारी कर पा रही है, सही आंकड़ा तक नहीं जारी कर पा रही है, उसके बजट के आंकड़ों पर हम कैसे भरोसा करेंगे। लोकसभा स्पीकर लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर लगातार अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक वादा कर रहे हैं कि बाद में इस पर चर्चा का मौका देंगे। हालांकि इस तरह के कई ऐसे मुद्दों पर लोकसभा स्पीकर का बाद में चर्चा का मौका देंगे कभी लौट कर नहीं आया, और इस हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर की घबराहट देख लीजिए कि बार बार वो कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका देंगे अखिलेश यादव को, लेकिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होनी है, बल्कि सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। तो इसे घबराहट का हम आलम कह दें या जबान फिसलने की बात कह दें। निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के दौरान अखिलेश यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। बार बार वो इस मुद्दे को उठाते रहे और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर फर्जी आंकड़ा जारी करने का आरोप लगाते रहे। सदन के अंदर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वॉकआउट करके वो सदन के बाहर आ गए, और सदन के बाहर जो कुछ उन्होंने बोला, अगर वो इस देश के हिंदू जनमानस के मन में घुस जाएगा, मन में प्रवेश कर जाएगा, मन में बैठ जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा सदन से बाहर आने के बाद। सबसे ज्यादा जानें हिंदू की गई हैं, और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। सुना आपने, कल पहले सदन में बजट पेश करते समय इस मुद्दे को उठाकर हंगामा करना, बाहर आकर फिर ये कहना कि हिंदुओं की जानें गई हैं, हिंदुओं की विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिए कि जिसका मूल ही हिंदू हितैषी होना हो और जो हिंदू हितैषी होने के आधार पर चुनाव दर चुनाव जीतते रहे हो, अगर उसी पार्टी को, उसी नेता को हिंदू विरोधी करार दे दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान आपके वोट बैंक को होगा। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का डर इसकी वजह से बढ़ गया और विरोधी दल लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कल निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ मिलकर जोरदार हंगामा किया, और अब कल यानी सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर से विपक्षी दल, और इस बार तो हो सकता है कि अखिलेश यादव का साथ देने के लिए अन्य कई विपक्षी राजनीतिक दल भी सदन के अंदर खड़े नजर आए, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक। और ज्यादा विरोधी दल, अगर ज्यादा विरोधी सांसद खड़े होकर बार बार योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे, बयान की मांग करेंगे, बयान देने की मांग करेंगे, शोक प्रस्ताव पारित करवाने की मांग करेंगे, उचित जांच की मांग करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ की काबिलियत पर सवाल होगा। लोकसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ अपना बचाव करने नहीं आ सकते क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो सदन के अंदर बचाव करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों पर होगी, खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर होगी। और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि अमित शाह खड़े होकर पुरजोर तरीके से, जैसे वो अन्य मुद्दों पर किया करते हैं, योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बचाव तो करना है, पार्टी की हिंदू छवि का सवाल है। नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू हितैषी होने का सवाल है। तो निश्चित तौर पर अगर अमित शाह आगे नहीं आएंगे तो फिर चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है, जिसकी संभावना इस बात की है कि शायद वो 10 से 12 तारीख के बीच में दे सकते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही महाकुंभ के मसले पर, महाकुंभ में हुई मौतों के मसले पर अपने भाषण के दौरान सफाई देनी पड़ेगी, और तब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अंदाज में भावुक होकर सफाई देते हुए नजर आ सकते हैं जिस अंदाज में भावुक होकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए थे कुछ दिन पहले। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सदन में फंस गए हैं, देश की संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। या तो उन्हें उनके अफसरों ने फंसा दिया या वो अपने अफसरों के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा भरोसा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि
महाकुंभ में मची भगदड़ की संख्या को लेकर, महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, दैनिक भास्कर ने इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करी है। लगातार दैनिक भास्कर इसका सच निकाल कर सामने लेकर आ रहा है और अपने स्क्रीन पर देखिए। आपके स्क्रीन पर मैं भास्कर के इन्वेस्टिगेशन की एक खबर दिखा रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट देखिए। हेडलाइन का 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या है। और यह भी दावा कर रहा है भास्कर कि महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई थी, यहां तक कि जीटी रोड पर भी 5 के मरने की बात कही जा रही है। आगे भास्कर क्या कह रहा है, महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हैं। भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और मरने वालों की संख्या सिर्फ 30 है। ये दोनों ही बातें सवालों के घेरे में है और दैनिक भास्कर ने इसकी छानबीन की। प्रशासन के दावों और आंकड़ों में कई लूप होल्स नजर आते हैं। और आगे जो सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की माने तो मरने वाले 100 से ज्यादा है। ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का दावा है, जिसमें ये कहा गया है कि एम्बुलेंस ड्राइवर की माने तो मरने वाले लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या 100 से ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि सेक्टर 20 सब सेंट्रल हॉस्पिटल में रिपोर्टर ने यहां 3 एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात की। एक ड्राइवर ने दावा किया कि 29 जनवरी की तड़के हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं थी। वे लाशों को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पटना तक छोड़कर आए हैं। दूसरे ड्राइवर का दावा है कि भगदड़ के समय उनकी एम्बुलेंस पर लोग जान बचाने के लिए चढ़ गए थे। उन्होंने कुछ बच्चों को बचाकर एम्बुलेंस में बिठा लिया था और इसीलिए भास्कर ये सवाल पूछ रहा है कि उसमें यानी भगदड़ में, कुंभ में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी, 30, 49, 61 या फिर 100। और सदन में आने वाले दिनों में मैंने जैसे कहा कि सोमवार से जब फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो विरोधी दल एक बार फिर से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब या तो अमित शाह देते हुए नजर आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को आगे कर दिया जाए विरोधी दलों के हंगामे का जवाब देने के लिए। या फिर चूंकि मसला हिंदू हृदय सम्राट का है, हिंदू हितैषी पार्टी या हिंदू विरोधी पार्टी की छवि यानी परसेप्शन बनने का है, तो फिर किसी और मुद्दे को उठाकर इस तमाम मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यह माना जाए तो संसद का जो अगला सप्ताह होगा यानी सोमवार से जो संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसमें महाकुंभ में मची ये भगदड़ अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस बीच प्रयागराज से कल और तस्वीरें आई। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया, अधिकारियों से वो तमाम घटनाक्रम की जानकारी ली कि कैसे भगदड़ हुई, उन्हें सख्त हिदायत दी। इस तरह की खबरें भी आने लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी प्रयागराज की धरती पर पहुंचे। शिवलिंग को उन्होंने अपने सर पर रखकर, अपने माथे पर रखकर संगम में डुबकी भी लगाई। जी हां, और अब उन्हीं जगदीप धनखड़ साहब को कल से यानी राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू होनी है सोमवार से, तो राज्यसभा में इस मसले पर विरोधी दलों के हंगामे का सामना भी करना पड़ेगा। ये सही है कि उपराष्ट्रपति साहब वीवीआईपी प्रोटोकॉल में वहां गए होंगे, संगम में स्नान किया होगा, लेकिन वहां जाकर हो सकता है कि मरने वाले लोगों की आत्माओं के संकेत को उन्होंने थोड़ा बहुत समझा होगा, महसूस किया होगा। और देखते हैं कि अब राज्यसभा में इस मसले पर जब विरोधी दल सफाई मांगने की कोशिश करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, तो संगम में जाकर डुबकी लगाने वाले उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी है जगदीप धनखड़ साहब, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या विरोधी दलों को ये सवाल पूछने का मौका देते हैं या नहीं देते। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह से अगर वो निकल नहीं पाते हैं तो उनके भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर कई तरह के किंतु परंतु के सवाल उठने लगेंगे। अफसरों ने जो आंकड़ा दिया, जिस आंकड़े को उन्होंने सामने रख दिया, उस आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं और कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।